सियाराम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं भूपमणि बरनवाल, क्लास 10 साइंस में बायोलॉजी और बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसे बायो प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, उसका पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं, डाइजेशन या पाचन। दूसरे पार्ट की तरफ हम हैं, जो आखिरी पड़ाव की तरफ है, जिसे हम कहते हैं श्वसन या रिस्पायरेशन। हमारे लाइफ का या हमारी लाइफ साइकिल का सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण पार्ट होता है तो वो रिस्पायरेशन या श्वसन ही होता है, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन को और क्या कहते हैं, जीवनदायिनी गैस। अगर ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल से रिमूव कर दी जाए तो यहाँ पर कोई भी प्राणी जीवित अवस्था में नहीं रहेगा। ये कंडीशन है। और ऑक्सीजन ही हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रहण करके हम भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, दहन करने का कार्य करते हैं। ये प्रोसेस है। कल आपको गैसीय विनिमय में पढ़ाया गया था ऑक्सीजन परिवहन। कशेरुकी प्राणियों में ऑक्सीजन रोधी की हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, O2 प्लस HB। अब हीमोग्लोबिन में क्या है, दो चीजें हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हीम है और सेकंड आपका है ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन। अगर आपसे कभी पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित है, अगर आपसे कभी पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित है, तो आप सीधा फोकस करोगे किस पे, आयरन पर। और अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित है, तो आप सीधा फोकस करोगे किस पर, मैग्नीशियम पर। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। और ग्लोबिन आपका एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इस तरह से हीम अर्थात आयरन और ग्लोबिन अर्थात प्रोटीन, दोनों से मिलकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और ये हीमोग्लोबिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का, जो ऑक्सीजन को श्वसन कूपिकाओं से ग्रहण करके एक बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे सेल्स में क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे सेल्स में ऑक्सीजन क्या होता है, पहुंचने का कार्य करता है। सेकंड देखा जाए, जब वो पहुंचेगा तो कुछ निकलेगा भी वहां से। जब पूरे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो वहां से जो आपका ऊतकों से निकलने वाला पार्ट है, उसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आंतरिक श्वसन का मतलब जो शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप बनी कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 7% प्लाज्मा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला अगर देखा जाए H2CO3, कार्बोनिक अम्ल का अगर फॉर्मूला देखा जाए H2CO3 के रूप में, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, H2CO3 के रूप में 70% बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है SCO3-। बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है SCO3-। ये किसके रूप में जाएगा, सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में, तथा 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रुधिर द्वारा ऊतकों से श्वसन अंगों में पहुंचती है। श्वसन सतह पर क्लोराइड शिफ्ट के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर वातावरण में चले जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यहाँ से, वो 7% प्लाज्मा से निकलेगा, 7% प्लाज्मा से निकलेगा, 70% बाइकार्बोनेट से,
और 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। इस तरह से टोटल परसेंटेज कितने हो गए? 100%। तो ये 100% यहाँ से निकलने का कार्य करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन था। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें। एटीपी की उत्पत्ति। एटीपी का पूरा नाम क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वायवीय श्वसन क्रिया में, वायवीय मतलब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ग्लूकोज के एक अणु से कुल 38 एटीपी अणु निम्नलिखित चक्रों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। ये आपके कुछ स्टेप हैं जिसके अंतर्गत हमें 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। पहला, ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत 10 एटीपी। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है वहाँ से हमें 10 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। फिर क्या है? और 2 एटीपी अणु खर्च हो जाते हैं, और 10 में से 10 एटीपी के अणु हमें प्राप्त होते हैं, और 2 एटीपी के अणु क्या किए जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। तो 10 - 2 बराबर कितना आ गया? 8 एटीपी। अतः 8 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। 10 टोटल हमें लाभ हुआ, और 2 हमारा क्या हुआ? खर्च हुआ। तो 10 में से 2 हमने घटा दिया, टोटल हमें कितना मिल गया? 8 एटीपी का अणु। दूसरा, एसिटिल कोएंजाइम, CH3CO कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम ए बनते समय 6 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। अगला, यहाँ पे 6 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। फिर क्या कह रहा है? क्राफ्स चक्र में 24 जो 6 प्राप्त होते हैं उसमें कोई लॉस नहीं होता है। तो टोटल हमें कितना लाभ हुआ? 6 एटीपी का ही लाभ हुआ। फिर क्या कह रहा है? क्राफ्स चक्र में 24 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। क्राफ्स चक्र में कितने प्राप्त हुए? 24 एटीपी अणु। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 24। फिर क्या कह रहा है? अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे 24 ले लेंगे, ये भी खर्च नहीं हुआ, 24 आ गया। तो कितना हो गया? अगर इसको टोटल जोड़ा जाए, 24 6 30 8 38 38 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से 3 प्रोसेस हैं यहाँ पे। पहला, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से शुद्ध रूप में हमें 8 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। दूसरा, एसिटिल कोएंजाइम में, इससे हमें 6 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। और क्राफ्स चक्र में टोटल 24 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। और जो अवायवीय श्वसन है, उसमें आपको मात्र 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। और जो ऊर्जा की मात्रा रिलीज होती है वो लगभग 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगी वो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। नोट कर लीजिएगा। अगला क्या है? श्वसन चक्र एवं श्वसन दर। श्वसन चक्र में वायु को ग्रहण करने तथा फेफड़ों से निकालने की दोनों क्रियाएं होती है। श्वसन चक्र का मतलब एक साइकिल, और एक साइकिल कब पूरी होगी? सपोज दैट ये साइकिल ऑक्सीजन को अंदर लेके आई, दूसरी साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी? बाहर लेके जाएगी। जिसमें ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन चक्र। फिर क्या कह रहा है? 1 मिनट में जितनी बार वायु का निःश्वसन, निःश्वसन मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना, निःश्वसन होता है उसे श्वसन दर कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार वायु का निःश्वसन, निःश्वसन मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना होता है उसे श्वसन दर कहते हैं। यह बच्चों में अधिक एवं वयस्कों में कम होता है। बच्चे बहुत तेजी से सांस लेते हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम उतने डेवलप नहीं होते हैं, उनमें प्रतिरक्षा तंत्र उतना बढ़िया बना नहीं होता है, इसलिए वो बहुत तेजी से क्या करते हैं?
ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, ये कंडीशन पाई जाती है, इसलिए उनमें ये क्रिया तीव्र होती है और वयस्कों में कम होती है। विश्रामावस्था में इसकी दर 12 से 15 प्रति मिनट होती है। जब हम साइलेंट मोड में होते हैं या विश्राम कर रहे होते हैं या कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तब इसकी दर 12 से 15 प्रति मिनट होती है। नोट कर लीजिएगा। This is fascinating. That's about what you do. I've been really damn. अगला, तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप सब जानते हैं तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसे किसी भी रूप में यूज़ करेंगे तो ये जो नलिकाओं के श्वसन की दर होती है या जिस रास्ते से ऑक्सीजन जाती है उसमें निकोटीन भर जाने के कारण उसके परिवहन की दर क्या होती है? बहुत ज़्यादा मंद हो जाती है। ये कंडीशन यहाँ पे होती है। तंबाकू का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में गुटखे, खैनी इत्यादि या प्रत्यक्ष रूप में सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का इत्यादि किसी भी रूप में हानिकारक है। अर्थात निकोटीन हम किसी भी रूप में अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। अर्थात हमारे जो श्वसन की दर है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी? कम हो जाएगी और हम जिस तरीके से सांस लेना चाहिए उस तरीके से नहीं ले पाएंगे। चलिए, दूसरा यहाँ पे खत्म हुआ। आपका जो भी श्वसन तंत्र था वो आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों हमारा Dad running implements. Yeah, see. And my is the bioscience. करने का काम करता है। न सिर्फ पदार्थ बल्कि दवाइयाँ और जितने भी ऑक्सीजन वगैरह होते हैं सबको पूरे शरीर में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। किसे? रुधिर आपका एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर परिवहन तंत्र। बेटा ये तीसरा टॉपिक है हमारा जिसे हम क्या कहते हैं? रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्लड। ब्लड का मतलब हमारे शरीर का एक तरल पदार्थ जो किसी भी पदार्थ, एंटीबॉडीज, प्रतिजैविक या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को सभी कोशिकाओं में क्या करता है? रन करवाने का कार्य करता है। अब इसके बारे में देख लिया जाए। रुधिर परिवहन के लिए सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में विशेष प्रकार की संवहन वाहिनी होती है, परिसंचरण तंत्र बनाती है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिवहन तथा लिम्फ तंत्र आते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। कौन कौन से अंग आते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। पहला पॉइंट क्या है? रुधिर। इसे भी हमने एक अंग माना हुआ है। अब रुधिर को सारे शरीर में भेजने के लिए एक पेशी पंप के समान संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? हृदय। जिसे क्या कहते हैं? हृदय। अगर आपसे पूछा जाए कभी जब बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है या किसी बच्चे का डेवलप होना होता है तो उस टाइम शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले बनता है? तो प्यारे बच्चों वो अंग कौन सा होगा? हृदय। क्योंकि जब तक हृदय नहीं बनेगा, उस बच्चे के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तब तक उसके अंदर किसी और अंग का विकास नहीं हो सकता है। दूसरा, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को रुधिर ले जाने वाली वाहिनियाँ, ये रुधिर स्कंदन धमनियाँ, आर्टरीज, ये रुधिर स्कंदन धमनियाँ। तो जो लेके जाती है उन्हें क्या कहते हैं? धमनी। जो लेके जाती है वो क्या कहलाएगी? धमनी। जैसे ये हार्ट हो गया, सपोज दैट ये आपका हार्ट है, यहाँ पे नलिकाएं पाई जा रही है, ये आपका हार्ट है। यहाँ से जो सेल्स या कैपिलरीज ब्लड को पूरे शरीर में भेजने का कार्य कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धमनी। जो पूरे शरीर में ब्लड को भेजने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धमनी। और अगला अगर देखा जाए,
अगला अगर देखा जाए, शरीर के सभी अंगों से रुधिर एकत्रित करके हृदय में वापस पहुंचाने अत्यधिक रक्तस्राव वाली वाहिनियां, पहुंचाने वाली अत्यधिक रक्तस्राव वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? सिराएं। तो हमारे रुधिर में या हमारे हृदय में दो पार्ट होते हैं, दो कैपिलरीज पाई जाती हैं। एक धमनी होती है और एक क्या होती है? सिरा। एक धमनी होती है तो एक क्या होती है? सिरा। धमनी क्या करती है? शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है और सिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक है हमारा रुधिर। रुधिर तरल ऊतक है, वो डबल इन्वर्टेड कामा, मैंने आपको पहले ही बताया। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो सबसे जो पहला पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा किस रंग का होता है? यह हल्के पीले रंग का पाया जाता है। और दूसरी क्या है? कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, कार्पसेल्स, कणिकाएं। ये दो प्रकार की होती है। पहला आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स या रुधिर या लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरे क्या होगा? डब्ल्यूबीसी, जो वाइट ब्लड कार्पसेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं कहलाती है। आरबीसी में क्या पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? शरीर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी में जो आपका हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है ये रेड लाल कलर का होता है और ये रुधिर को क्या करता है? सर्कुलेट या संवहन करने का कार्य करता है। और ये क्या होगा? ये क्या होगा? लिम्फोसाइट्स। ये क्या होगा? लिम्फोसाइट्स होगा, जो क्या करता है? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स में पाया जाता है। और ये बाहर से आए हुए अनावश्यक पदार्थों को, रोगाणुओं को, जीवाणुओं को, विषाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें शरीर के क्या कहे जाते हैं? सैनिक भी कहा जाता है। चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहले हम प्लाज्मा पे फोकस करेंगे। प्लाज्मा यह हल्के पीले से रंग का तरल है जिसमें लगभग 90% जल, इसमें 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, तथा 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक पाया जाता है। प्लाज्मा में बचे हुए पोषक पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, रुधिर, प्रोटीन, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज आदि घुले होते हैं। ये सारे पदार्थ हमारे प्लाज्मा में क्या होते हैं? घुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कौन सा है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल, जो क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ। क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो अम्ल आपका प्रोटीन हो गया, वसा अम्ल आपका वसा हो गया। इन तीनों को खाने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। अगला रुधिर, प्रोटीन, यहाँ से हमें प्रोटीन्स मिलेगा। ये हार्मोन्स हमारे शरीर की सक्रियता को बढ़ाते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एंजाइम्स हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करते हैं। और अगला क्या? एंटीबॉडीज, जिसको हिंदी में प्रतिजैविक भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, प्लाज्मा के कार्य बहुत ध्यान से देखें अगर तो। प्लाज्मा के कार्य, पहला, प्लाज्मा ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है? प्लाज्मा ऊतकों की कोशिकाओं को, ये जो हमारे सेल्स हैं, इन सेल्स में क्या, इन सेल्स के मिलने से किसका निर्माण होता है? ऊतक का।
तो ऊतक की कोशिकाओं में ऊतक मिलने से हो रहा है, तो उसकी एक जो छोटी सी इकाई होगी उसे क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्लाज्मा ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। भोज्य पदार्थ ताकि वो एनर्जी प्राप्त कर सके, और किसके द्वारा एनर्जी प्राप्त करेंगे? ऑक्सीजन के द्वारा। दूसरा, ऊतक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है। एक बार देता है तो एक बार क्या करता है? लेने का काम करता है। तीसरा, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज आदि का संवहन करता है। संवहन मतलब ले जाना या लेकर आना। हार्मोन्स, विटामिन्स और एंटीबॉडीज का ये एक महत्वपूर्ण काम भी करते हैं। ये शरीर के ताप को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं? ये शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। जब गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है तो उस टाइम प्लाज्मा हमारे शरीर में पानी की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा में घुले प्रोटीन्स प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का बनने के लिए जरूरी है। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि रुधिर का थक्का बनने के लिए कौन से प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं, तो पहले का नाम होगा प्रोथ्राम्बिन और दूसरे का नाम क्या होगा? फाइब्रिनोजन। इस प्रकार प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों मिलकर के रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए हमारी सेल्स अगर कहीं से कट जाती है, यही दोनों जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक दीवार नुमा संरचना बना लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ ब्लड बाहर नहीं जा पाता है। प्रोटीन हिपैरिन रुधिर नलिकाओं में, धमनी व सिराओं में रुधिर के स्कंदन को रोकता है, अतः हिपैरिन प्रतिस्कंदक है। कभी कभी आपके मन में भी आता होगा कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट करने से या ब्लड को थक्का बनाने से रोकता है। तो वो पदार्थ कौन सा होगा? वो एक प्रोटीन है, जिस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? हिपैरिन कहते हैं। दो प्रोटीन्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। पहला प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, जो हमारे शरीर से निकल रहे ब्लड को क्या करता है? क्लॉट करता है, थक्का बनाता है। और दूसरा जस्ट इसका अपोजिट है, हमारे शरीर के अंदर एक घटक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हिपैरिन प्रोटीन। और ये शरीर की नलिकाओं में, धमनी व सिराओं में ब्लड को क्लॉट करने से, रुधिर को थक्का बनने से रोकने का कार्य करते हैं। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलें। दूसरा जो टॉपिक है हमारा आज का, रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड कार्प सेल्स। रुधिर कणिकाएं, रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा थ्रोम्बोसाइट्स या रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में आपने सुना होगा। जब मौसम का चेंज होता है या आजकल आपने बहुत से लोगों को देखा होगा वे कीवी के फल खा रहे हैं, बकरी के दूध को पी रहे हैं, पपीते की पत्ती को पीस कर पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? ताकि वो अपने प्लेटलेट्स को नियंत्रित रखने का कार्य करे। इसकी जो मात्रा होती है वो 2.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है। 2.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है। अर्थात अगर आपका प्लेटलेट्स इससे कम है तो आपके अंदर रुधिर का थक्का बनने की जो प्रक्रिया होगी, जब ब्लड बाहर आएगा तब बहुत कम हो जाएगी। और ये आपके हमेशा इसी अमाउंट में रहना चाहिए। चलिए पहला अगर देखा जाए, लाल रुधिर कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स। लाल रुधिर कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स, इनके कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन संवहन के लिए एक श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन, बता चुका हूँ हीमोग्लोबिन क्या होता है, नामक यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है किसमें? आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पसेल या एरिथ्रोसाइट्स में, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ संयोग कर एक अस्थायी यौगिक
ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही फेफड़ों से ऑक्सीजन हार्ट में आती है, तुरंत ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से संयोग करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं। कम ऑक्सीजन सांद्रता वाले ऊतक द्रव के संपर्क में आने पर ये पुनः ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाते हैं। मतलब जहाँ तक ले जाने का काम रहेगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें, हमें यहाँ से बनारस जाना है, तो हम बस के अंदर क्या किए, बैठ गए। जैसे ही हम बस में बैठे, अब हमारे घर से कुछ पहले ही हमें बस को क्या करना है, छोड़ना है। तो बस को हमने क्या किया, बस में जब तक हम बैठे थे तब तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में थे। जैसे ही हम बस से उतरे, बस और हमारा जो कनेक्शन था वो क्या होगा, टूट गया। उसी प्रकार जैसे ही ऊतक द्रव्य तक पहुंच जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऊतक द्रव्य को ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तत्पश्चात वो फिर से विघटित होने का कार्य करते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। और ऊतक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाता है। इस कार्य के लिए रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी बहुत बड़ी संख्या में होती है। इस कार्य के लिए आरबीसी बहुत बड़ी संख्या में होती। चलिए नोट कर लीजिएगा, दूसरा रन देखा हो। दूसरा है आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स ये अमीबा के समान अनियमित आकार की, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है बेटा, वो जब चाहे अपने स्ट्रक्चर को पानी में क्या करता है, चेंज करने का कार्य करता है। ये कंडीशन हमारी पाई जाती है। तो ये अमीबा के समान अनियमित आकार की केंद्रक युग, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कोशिकाएं ये रुधिर कोशिकाओं से बाहर आकर ऊतक द्रव में पहुंच जाती हैं। ये रुधिर कोशिकाओं से क्या करते हैं, बाहर आएंगे और ऊतक द्रव में पहुंचने का कार्य करेंगे। जहां पर आए हुए रोगाणुओं या जीवाणुओं का ये क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। भक्षण करके रोगों से बचाती हैं। ये उन्हें भक्षण करते हैं, ये खाने का कार्य करते हैं और जिससे वो रोगों से क्या करते हैं, सुरक्षित रहने का कार्य करते हैं। अतः इन्हें शरीर के प्रहरी भी किसे कहते हैं, जो एक सीमा पे प्रहरी होता है, जो उस जैसे भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, मैं यहाँ पे प्रहरी के रूप में खड़ा हूँ, इसका मतलब उधर से कोई व्यक्ति इस एरिया में प्रवेश न करने पाए, उसी को क्या कहते हैं, प्रहरी। तो ये डब्ल्यूबीसी आपका प्रहरी या सैनिक कहलाता है, जो रोगाणुओं या जीवाणुओं को क्या करता है, भक्षण करने का कार्य करता है। रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 6000 से 10,000 तक होती है। ये कंडीशन है डब्ल्यूबीसी का, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं डब्ल्यूबीसी। नोट कर लीजिएगा। अगला रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ये रुधिर स्कंदन में सहायक होती है। ये रुधिर स्कंदन में क्या करती है, सहायक होती है। मैंने पहले ही बताया कि ये रुधिर स्कंदन में क्या करती है, सहायता करती है। इसलिए प्लेटलेट्स अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो कभी कभी हमें कि कौन सा रोग होता है, डेंगू रोग भी हमारे शरीर में होने का कार्य करता है, कभी कभी प्लेटलेट्स की कमी के कारण। रुधिर के प्रति मिलीमीटर में इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख तक होती है। मतलब 2.5 लाख से 4 लाख नहीं, 2 लाख से 5 लाख होती है। अगर 2 लाख से कम है अर्थात आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। घायल होने पर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रुधिर दाब में कमी आ जाती है, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आने की संभावना हो जाती है। अतः ये अस्त्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर अस्त्राव के स्थान पर
रुधिर का थक्का बनाकर स्त्राव का मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। दैट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स। जो हम देखते हैं यहाँ पे, ये पपड़ी नुमा जो आवरण बनता है हमारी सेल्स के कट जाने पर, एक पपड़ी नुमा जो आवरण बनता है वो किसके कारण बनता है? प्रोथ्रम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स और प्लेटलेट्स के कारण। नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक, रुधिर के कार्य। विभिन्न पदार्थों का परिवहन। तो क्या करते हैं? रुधिर प्लाज्मा में घुले विभिन्न पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाओं से उत्पन्न वर्जित पदार्थ जो लाभदायक है उसको ले जाने का, लाभदायक ले जाने का और हानिकारक ले आने का माध्यम होता है। कौन? रुधिर। रुधिर लेके भी जाता है और लेकर भी आता है। ये लिखा हुआ है, रुधिर प्लाज्मा में घुले विभिन्न पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाओं में उत्पन्न वर्जित जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते उन्हें हटाता है। पहला क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन। आंत्र से अवशोषित पोषक पदार्थ जो भी हम भोजन वगैरह करते हैं वो आंत से क्या करता है? रुधिर अवशोषित कर लेता है और फिर उन्हें ऊतकों तक क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब शरीर ऊतकों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, मेटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप जो भी उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिराएं, अपेक्षाकृत पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएं, सिराएं विभिन्न यूरिया को रुधिर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। तो ये कंडीशन है। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को बाहर निकालेगा तथा पोषक पदार्थों को क्या करता है? ले जाने का कार्य करता है। तो ये जो कंडीशन पाए जाते हैं, इसी कंडीशन को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन। नोट कर लीजिएगा। चलिए, अन्य पदार्थों का परिवहन। अन्य पदार्थ कौन कौन से? हार्मोन्स जो हमारे शरीर की क्रियाशीलता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। हार्मोन्स का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित पदार्थ या उत्तेजित करने वाला पदार्थ। एंटीबायोटिक्स बॉडीज क्या है? प्रतिजैविक जो शरीर में उपस्थित रोगाणुओं को क्या करते हैं? नष्ट करने का कार्य करते हैं। लवण जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। एंजाइम्स, एंजाइम क्या होते हैं? ये किसी भी भोज्य पदार्थ को पचाने का कार्य करते हैं। किसी भी भोज्य पदार्थ को पचाने वाले पदार्थों को एंजाइम्स कहा जाता है। आदि को भी शरीर के सभी भागों तक लेकर जाते हैं। ये हो गया आपका। फिर अगला क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। फिर अगला क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड HBO, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवर्तित होकर पूरे शरीर में क्या करते हैं? दौड़ने का काम करते हैं या परिवहन का कार्य करते हैं। और हीमोग्लोबिन वो हमारे शरीर में पदार्थ है जो संपूर्ण ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में भेजने का कार्य करता है। दूसरा, रुधिर हमारे शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसा कि आप जानते हैं सामान्य तौर पर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो किसके कारण होता है? इस रुधिर के कारण होता है। जो रुधिर हमेशा हमारा क्या होता है? गर्म होता है। कभी भी अगर आप अपने शरीर को टच करेंगे तो शरीर आपका हमेशा गर्म दिखेगा। आपने एक नोटिस किया होगा जब कोई डेड कर जाता है या मर जाता है तो आप टच करिएगा उसका शरीर ठंडा होने लगता है। तो ठंडा होने का मतलब
इसके ब्लड की जो सर्कुलेशन के प्रोसेस हैं, जो दौड़ने के प्रोसेस हैं, वो बहुत कम हो चुके हैं या ना के बराबर है या यूं कहे रुक चुके हैं। तीसरा, थक्का बनाना इंपॉर्टेंट है। थक्का बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? प्लेटलेट्स चाहिए। और क्या चाहिए? प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो ये सारे पदार्थ मिलकर के रुधिर का क्या करते हैं? थक्का बनाने का कार्य करते हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर हमारे शरीर में रुधिर का थक्का नहीं बनता तो चोट लगने पर या दुर्घटनावश सारे के सारे ब्लड हमारे शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकलने का कार्य करते हैं। अगला, संक्रामक रोगों से रक्षा। चूंकि ये परिवहन करते हैं किसका? अभी आपने देखा ये एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज किसे कहते हैं? प्रतिजैविक पदार्थों का। जब ये प्रतिजैविक पदार्थों का परिवहन करते हैं, अर्थात हमें अगर कोई रोग हो जाता है तो जो दवा हम खाते हैं या जो इंजेक्शन हमारी नसों में लगता है, वो ब्लड उस पर्टिकुलर या उस विशेष अंग तक उस दवा को या उस प्रतिजैविक पदार्थ को पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके कारण हमारे जो रोग होते हैं वो आसानी से ठीक हो जाते हैं। अगला देखा जाए, घाव का भरना। कभी भी हमें चोट लगती है या घाव लगती है तो वो चोट या घाव उन्हें जो आपका ब्लड होता है, ये ब्लड दोनों तरफ से नई सेल्स होती हैं, उस नई सेल्स का निर्माण करती हैं, जिसके कारण जो सेल्स यहाँ पे कट जाती हैं घाव लगने के फलस्वरूप, वो इधर से कोशिका विभाजन के फलस्वरूप धीरे धीरे क्या करती है? भरने का कार्य करती है। तो ये प्रोसेस होता है घाव का भरना। अगला टॉपिक है हमारा, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला क्या है? धमनी और सिरा में अंतर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 से लेकर 4 नंबर तक यूपी बोर्ड में आता है। ये 2 से लेकर 4 नंबर तक यूपी बोर्ड में आता है और अंतर आपको सिर्फ यही लिखना है। 2 से लेकर 4 नंबर तक आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धमनी आपने पढ़ा अभी। धमनी क्या करते हैं? शुद्ध रक्त को धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये परिवहन करती है किसका? ऑक्सीजन का। इसलिए ये हृदय से रुधिर को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके अंगों तक प्रवाहित करने का कार्य करते। दूसरा, सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करती है या ये ऑक्सीजनित रुधिर को ले जाती है। और ये क्या करती हैं? बी ऑक्सीजनित, जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, उस रुधिर को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है, क्योंकि देखिए ये पंप किया जा रहा है, मतलब बाहर फेंका जा रहा है। तो जब फेंका जाएगा, जब पंप किया जाएगा, तो वहाँ दबाव क्या होगा? बहुत अधिक होगा। और जब वही पानी, जैसे हम, ये कोई नली है, यहाँ से बहुत तेजी से हमें पानी को छोड़ना है, तो यहाँ से पानी क्या होगा? बहुत तेजी से जाएगा। और जब वापिस आना होगा तो जिस गति से गया है उस गति से नहीं आएगा, बल्कि उसकी गति क्या होती है? कम हो जाती है। वही सिराओं में रुधिर बहुत कम दाब के साथ बहता है। इसमें क्या है? धमनियों की दीवार भित्ति मोटी होती है और इसकी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। इसकी भित्ति मोटी क्यों होती है? क्योंकि जिस प्रेशर के साथ यहाँ से रुधिर को पंप किया जाता है, उस प्रेशर को सहने की जो क्षमता होती है वो तभी होगी जब भित्ति क्या होगी? मोटी होगी। और यहाँ धीरे धीरे ब्लड वापस हृदय में आ रहा है, इसलिए यहाँ की भित्ति पतली होती है। अगला देखा जाए, धमनी की दीवार लचीली होती है। लचीली इसलिए होती है कि ज़्यादा कड़ी रहेगी तो ब्लड के प्रवाह की गति के कारण टूटने का डर रहेगा। इसलिए जितना लचीला होगा उतनी ही तेजी से ब्लड उसमें से सर्कुलेट करेगा। और यहाँ पर कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्या होती हैं? कम लचीली। इनकी गुहा सक्रिय होती है। गुहा सक्रिय का मतलब जो आंतरिक भाग होता है, ये जो अंदर का भाग होता है, ये क्या होता है? सकरा होता है। क्योंकि यहाँ पर ब्लड आपका उतनी तेजी से
प्रवाहित होता है, और ये कंडीशन इसमें भी पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।